हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे शॉर्ट में बीएनएसएस कहते हैं, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता का बदला हुआ नाम है, बदली हुई धाराएं हैं। बाकी सारे के सारे प्रोविजन वही हैं जो कि आपके सीआरपीसी के अंतर्गत थे। कुछ नई परिभाषाएं समय के अनुसार यहाँ पर जोड़ी गई हैं। तीव्र विचारण के लिए कुछ नए प्रावधान यहाँ पर जोड़े गए हैं। बाकी कहने को यह है कि अंग्रेजों के जमाने का कानून बदला है, लेकिन सत्यता अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों के जमाने का नाम बदल दिया गया है, धारा बदल दी गई है। बाकी जो बातें अंग्रेज यहाँ पर लिख के गए थे, जो उस समय प्रावधान था मूल सीआरपीसी में, वही प्रावधान आज भी है, शब्दशः है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। खास करके आप 99% प्रोविजन को शब्दशः वही देखेंगे। 1% में आपको कहीं कहीं कुछ बातें समय के अनुसार जोड़ी गई, घटाई गई, इस तरीके से दिखाई देंगी। जहां पर दस्तावेज शब्द का प्रयोग केवल मिलता था, वहां पर अब आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उसको पेश किए जाने के संदर्भ में प्रोविजन मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक आप जो तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके बीच में एक खौफ है कि नई संहिता को हम कैसे पढ़ेंगे, हमको इसमें समस्या आएगी। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से यह पता चलेगा कि नई संहिता के अंतर्गत सारी बातें वही हैं जो कि पुरानी संहिता के अंतर्गत थी। नाम बदल गया है, धाराओं में हेर-फेर कर दिया गया है। बाकी अंग्रेजों के ज़माने का जो बनाया गया कानून था, वही आज भी है, पहले भी था। तो इसमें आपको कुछ बातें जो नई बदली हैं, उसी पर विशेष रूप से फोकस कर देंगे। तो आपकी तैयारी में कुछ खास जो है परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो नोट्स है, खास करके जो मेंस के लिए आपने बनाया है, उसको भी थोड़ा-सा आप अपडेट कर देंगे, अलग से उसको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर देखेंगे एमसीक्यूज़ के माध्यम से, यह हमारी पूरी जो सीरीज़ चलेगी, इसमें लगभग हम आपको 600 से 700 के बीच में जो है एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम पूरा एक सीरीज़ देंगे। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरी तरीके से आप जो है उसको कवर कर लेंगे, हल कर लेंगे। जो भी नए प्रावधान हैं, जितनी बातें नई पुरानी हैं, सबको हम कंपेयर करते हुए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमारे चैनल पर आपको भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस से संबंधित जो कि दंड प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता का जो नया स्वरूप है, उसकी सीरीज़ आपको मिल जाएगी एमसीक्यूज़ की। उसको भी आप जो है उसको देखें और उसके बारे में अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर करें। तो यहाँ पर हम बीएनएसएस को देखेंगे और इसके अंतर्गत क्या बातें नई हैं, क्या पुरानी हैं, उनको हम कंपेयर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल पर हमारे बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको ज्वाइन भी कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न इसमें यह है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यह किस तारीख से लागू हुई। तो देखिए, लागू होने की तारीख अमूमन आप किसी भी अधिनियम को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको जरूर पूछा जाता है। एक तो लागू होने की तारीख क्या है, और दूसरी बात आपसे जो पूछी जाती है अक्सर, वह पूछी जाती है कि इस पर राष्ट्रपति की मुहर कब लगी। तो इस पर राष्ट्रपति की जो मुहर है, यह 25 दिसंबर 2023 को यह राष्ट्रपति की मुहर लगी, अर्थात इस दिन बन करके यह तैयार हुआ। लेकिन लागू होने की तिथि जो है इसकी 1 जुलाई 2024 है। तो आप देख रहे हैं दिसंबर 2023 में यह बन गया था, लेकिन 1 जुलाई 2024 से यह जो संहिता है लागू होता है। न केवल यही संहिता बल्कि आपकी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यह तीनों ही आप देखेंगे 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी या प्रवृत्त होंगी। तो यहाँ पर धारा 1 जो है इसके अंतर्गत आपको जो मिलेगा, यहाँ पर 3 बातें आपको मिलती हैं धारा 1 के अंतर्गत। पहली बात यह यहाँ पर दिखाई देती है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा। तो संक्षिप्त नाम जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा। और इस संहिता का जो अध्याय 9, 11 और 12 है, इनसे संबंधित उपबंध जो है यह नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र पर लागू होंगे। लेकिन इनके अलावा अन्य जो उपबंध हैं, अर्थात इनसे भिन्न कोई उपबंध है, वह नागालैंड राज्य को और जनजाति राज्यों को यहाँ पर यह लागू नहीं होंगे। तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए कि धारा अध्याय 9, 11, 12 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। तो 9 के अंतर्गत जो प्रावधान है, यहाँ पर आपको मिलता है परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूत के संबंध में प्रावधान। 11 के अंतर्गत लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखे के संबंध में प्रावधान। और अध्याय 12 के अंतर्गत पुलिस का जो निवारक कार्य है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह जो आवश्यक प्रावधान है जो कि शांति व्यवस्था के लिए जरूरी है, वह प्रावधान आपके नागालैंड राज्य पर और जनजाति क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। इसके अलावा जो अन्य उपबंध हैं वह यहाँ पर लागू नहीं होंगे, इसको भी ध्यान रखना है। और यही प्रावधान पिछली भी संहिता के अंतर्गत था, इसमें कुछ बदला नहीं है।
अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर आपको दो बातें जरूरी होती हैं। एक तो राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, अर्थात यह संहिता या अधिनियम जो है कब बन करके तैयार हुआ, और दूसरा कब लागू हुआ। तो आपने देखा कि 25 दिसंबर 2023 को इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। राष्ट्रपति की स्वीकृति तब प्राप्त होती है जबकि कोई कानून जो है दोनों सदनों के द्वारा पारित हो चुका है। अब उस पर जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तब वह प्रवर्तन करने योग्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जमानती तथा गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण कहाँ दिया गया है। तो पहले क्या था, आपकी जो पहली परिभाषा थी धारा 2 के अंतर्गत, वह थी जमानती अपराध की। तो जमानती अपराध की जो परिभाषा दी गई थी वह धारा 2A के अंतर्गत दी गई थी। अब उसको धारा 2C के अंतर्गत डाल दिया गया है, और 2C के अंतर्गत यह बताया गया है कि जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो कि प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, और उससे भिन्न जो अपराध हैं वह अजमानती अपराध हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जमानती और गैर जमानती अपराधों की एक सूची दी गई है, एक वर्गीकरण किया गया है। कहाँ पर? प्रथम अनुसूची में। परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 2C के अंतर्गत परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, अपराध का कौन सा वर्गीकरण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आता है। तो कौन कौन से अपराधों को यहाँ पर किस रूप में बांटा गया है। तो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकरण किया गया है। जमानती और गैर जमानती के रूप में, समन मामले और वारंट मामले, अर्थात ये सभी मामले जो है इस प्रकार से यहाँ पर विभाजित किए गए हैं इस संहिता के अंतर्गत, और यही विभाजन पिछली संहिता के अंतर्गत भी किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नई परिभाषा के रूप में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर किसको शामिल नहीं किया गया है इसे हमें देखना है। तो आपको बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत 3 परिभाषाओं को डिलीट किया गया है, जो कि सीआरपीसी में 3 परिभाषाएं थी। एक था भारत, महानगर क्षेत्र और विहित, अर्थात यह 3 परिभाषाएं जो है यहाँ पर निरसित की गई हैं, उनको हटा दी गई हैं, और 4 परिभाषाएं नई जोड़ी गई हैं। तो 4 परिभाषाएं जो नई जोड़ी गई हैं उसमें पहली परिभाषा है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो यह जो है पहली परिभाषा, धारा 2 की पहली परिभाषा जो है यही है, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रिक मीन्स की जो परिभाषा है, पहली परिभाषा यहाँ पर जोड़ी गई है। इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक है। और दूसरी परिभाषा आप देखेंगे जमानत की मिलती है। जमानत से तात्पर्य बेल है। अभी तक क्या था कि जमानत शब्द को यहाँ पर कहीं परिभाषित नहीं किया गया था, जबकि यहाँ पर आपको जमानत और जमानत पत्र, इन दोनों ही परिभाषाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो जमानत की परिभाषा बी के अंतर्गत और जमानत पत्र की परिभाषा डी के अंतर्गत दी गई है। जबकि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, इसको नया नहीं शामिल किया गया है, बल्कि यह पहले से ही सीआरपीसी में भी इसको रखा गया था, और पहले से ही ये था। और यहाँ पर जो है 2R के अंतर्गत इसको जो है शामिल किया गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से तात्पर्य ऐसा पुलिस अधिकारी है जो कि पुलिस कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का है। तो एक सामान्य नियम यह है कि भार साधक अधिकारी अमूमन जो है उप निरीक्षक स्तर के जो अधिकारी होते हैं वही बनाए जाते हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो अगर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी उपस्थित नहीं है तो वहां पर वह कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को इस रूप में नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह 4 परिभाषाएं, एक तो श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा है जमानत, तीसरा है जमानत पत्र, और चौथा है बंध पत्र। तो बंध पत्र की भी परिभाषा यहाँ पर जोड़ी गई है नई, और यहाँ पर यह 2E के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो इस रूप में देखेंगे आप 4 परिभाषाएं नई जोड़ी गई हैं, और 3 परिभाषाएं जो कि भारत, महानगर क्षेत्र और विहित, ये 3 परिभाषाएं डिलीट कर दी गई हैं, निरसित कर दी गई हैं। तो अब यहाँ पर जो नई परिभाषाएं जोड़ी गई हैं इसको भी आप देख लेंगे तो बेहतर रहेगा। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक से क्या तात्पर्य है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजनों के लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, अर्थात पहचान की संबंध में अगर कोई बातें नोट करनी है तो उसको न केवल फिजिकल रूप में बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उसको लेखबद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा तलाशी, अभिग्रहण, साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण, यह सारी बातें, और अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना युक्ति का प्रयोग, अन्य ऐसे साधन भी हैं जिसे राज्य सरकार इसके लिए उपयोग करे या उपबंधित करे। तो यह सारे जो कार्य हैं यह जो है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक अर्थात ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंतर्गत आते हैं, और इसके माध्यम से कोई साक्ष्य रिकॉर्ड किया जा सकता है। कहीं तलाशी ली जा रही है तो उसको जो है
तलाशी को रिकॉर्डिंग करके उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकता है। पहले क्या था कि अगर कहीं तलाशी ली जा रही है तो वह तलाशी कैसे ली जा रही है, कैसे नहीं, वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी होता था वही उसी के देख-रेख में होती थी, वही आकर के न्यायालय के समक्ष बताता था। लेकिन अब क्या है कि ऑडियो वीडियो माध्यम से उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। रिकॉर्ड करके आपको न्यायालय के समक्ष बताने की ज़रूरत नहीं है, उसी रिकॉर्ड वीडियो को ले आकर के न्यायालय के समक्ष पेश कर दीजिए, न्यायालय समझ लेगा कि हाँ, यह उचित तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। इसी प्रकार से आप देखें जमानत, जमानत की अभी तक कोई परिभाषा नहीं दी गई थी, तो जमानत को यहाँ पर पहली बार परिभाषित करने की कोशिश की गई है और यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी अधिकारी या न्यायालय के द्वारा अधिरोपित कुछ शर्तों पर किसी अपराध के किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा किसी बंध पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अवरेक्षा से उसको छोड़ा जाना अभिप्रेत है। तो इसका अर्थ सामान्य शब्दों में आप देखें कि अगर कोई व्यक्ति अभियुक्त है या किसी अपराध का संदिग्ध है और उसको जो है बंध पत्र या जमानत पत्र के आधार पर उसको अभिरक्षा से छोड़ा जाना, एक तरीके से यह गारंटी ली जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा कि उसको जो है जमानत पर छोड़ दिया जाए और जब वहाँ पर अभिरक्षा से छोड़ दिया जाए और जब उसकी आवश्यकता होगी तब वह न्यायालय के समक्ष पेश होगा। तो जमानत जो है इस तरीके से अभियुक्त को जो है अभिरक्षा से छोड़ने से संबंधित है। जमानत पत्र क्या है? तो प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध या यह जो है जमानत पत्र कहलाता है। तो यहाँ पर आपको जो शब्द पकड़ना है वह यह पकड़ना है कि प्रतिभूति के साथ छोड़ा जाना है जमानत पत्र के अंतर्गत। तो जमानत में क्या होता है कि हमेशा प्रतिभूति के साथ ही, सिक्योरिटी के साथ ही छोड़ा जाता है। अब यहीं पर बंध पत्र आप देखें तो प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए अगर जो अभियुक्त है वह व्यक्तिगत रूप से अपने आप को बंध पत्र जारी करता है या वचनबंध जो है देता है तो वह क्या है, बंध पत्र कहलाता है। तो जमानत पत्र और बंध पत्र के बीच में अगर आप अंतर देखें तो यहाँ पर प्रतिभूति का अंतर है और व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर जो अभियुक्त है वह अपने आप को आबद्ध करता है, वह धन को वहाँ पर आबद्ध नहीं करता, इसलिए प्रतिभूति की मांग वहाँ पर नहीं की जाती है। लेकिन जमानत के मामले में आप देखें एक जमानतदार की आवश्यकता होती है, वह प्रतिभू बनता है, गारंटर बनता है कि हम जिस व्यक्ति के छूटने की गारंटी दे रहे हैं जब भी न्यायालय के द्वारा बुलाया जाएगा या न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा। तो ये एक तरीके से यह दोनों अंतर है। और इसके अंतर्गत जो अगली परिभाषा है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की है। तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अंतर्गत कौन सी बातें यहाँ पर 5 परिभाषाएं जोड़ी गई हैं, 4 हमने बताया था, तो 5 परिभाषाएं जोड़ी गई हैं। चौथी दृश्य, श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक, जमानत, जमानत पत्र, बंध पत्र और एक 5वीं परिभाषा है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की परिभाषा जो दी गई है इसके अंतर्गत क्या आता है? तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत जो है टेलीफोन, मोबाइल फोन, अन्य बेतार संचार युक्ति, कंप्यूटर, श्रव्य दृश्य प्लेयर, कैमरा, कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो कि केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना के द्वारा भी निर्दिष्ट किया जाए और इसके द्वारा कोई लिखित किया जाता है। अगर मान लीजिए इतनी चीजें जो बताई गई हैं इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना अगर हम देंगे तो किसके माध्यम से देंगे? तो यह जो है इतने युक्तियां बताई गई हैं इनके माध्यम से अगर हम कोई संसूचना देते हैं और वह संसूचना क्या होता है कि उसको लिखित किया जाता है, मौखिक रूप से उसको भेजा जाता है या सचित्र सूचना है, वीडियो की अंतर्वस्तु है, यह जो है चाहे किसी एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को या एक व्यक्ति से किसी डिवाइस को या किसी डिवाइस से किसी व्यक्ति को भेजा जब जाता है तो यह समझा जाएगा कि यह जो है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना है। तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अंतर्गत आपने क्या देखा कि अगर वह कोई किसी मोबाइल फोन या कंप्यूटर या इन सब माध्यम से कोई ऐसी वाद से संबंधित कोई मामला है उसको लेखबद्ध किया जाता है, उसको मौखिक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी फोटो खींची जाती है, वीडियो बनाया जाता है और बना करके जब उसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में या एक व्यक्ति से किसी डिवाइस में या किसी डिवाइस से किसी व्यक्ति को इस प्रकार से जब वो उसको भेजा जाता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना कहा जाता है। इसी के साथ आप देखें कि 3 परिभाषाएं निश्चित की गई हैं, भारत, महानगर क्षेत्र और विहित। तो भारत की परिभाषा धारा 2F के अंतर्गत थी, महानगर क्षेत्र की परिभाषा धारा 2K के अंतर्गत थी और विहित की परिभाषा धारा 2T के अंतर्गत थी। और नई संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें तो धारा 2I के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 5 नई परिभाषाएं जोड़ी गई हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो धारा के अनुसार हमको देखना है कि सुमेल कौन है कौन नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी के अंतर्गत आप देखेंगे पुराने प्रश्नों को तो यह जो परिभाषाएं थी वो खूब पूछी जाती थी
और यहाँ पर आप देखेंगे तो वही सारी बातें जब हैं तो वह प्रश्न का पैटर्न आपको नहीं बदलेगा नई संहिता के अंतर्गत। मैक्सिमम चीजें आप समझें, सब सारी चीजें वही रहेंगी, प्रश्नों का तरीका वही रहेगा, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए तो वो भी यही रहेंगे। तो यहाँ पर जो नई बातें जोड़ी गई हैं उनके ऊपर हो सकता है आयोग का ज्यादा बल रहे, उससे संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाएं। तो उसी के संदर्भ में आप देखें कि यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है, इधर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराएं हैं और इधर उसके संदर्भ में जो प्रावधान है। तो पहला धारा 2A है, इसमें श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को परिभाषित किया गया है, सही है। दूसरा 2I है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को परिभाषित किया गया है, ये भी सुमेलित है। और इसके बाद आता है ये नामुमकिन है। कंपनी का लॉस कवर करने के लिए मेरा घर नीलाम होने जा रहा है। कम्युनिकेशन को परिभाषित किया गया है, ये भी सुमेलित है। और इसके बाद आता है बंध पत्र, तो बंध पत्र को धारा 2E के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, ये भी सही है। और जमानत पत्र, तो जमानत पत्र की परिभाषा जो है धारा 2F के अंतर्गत नहीं दी गई है, बल्कि यह जो परिभाषा है यह धारा 2D के अंतर्गत दी गई है। तो 2D के अंतर्गत जो है जमानत पत्र की परिभाषा, और बी के अंतर्गत आप देखेंगे जमानत की परिभाषा 2D के अंतर्गत, और बी के अंतर्गत जो है जमानत की परिभाषा दी गई है। जबकि एफ के अंतर्गत जो है चार्ज या आरोप को परिभाषित किया गया है, आरोप की परिभाषा 2F के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी परिभाषाएं थी शब्दशः वही हैं, नई परिभाषाएं 5 अलग जोड़ दी गई हैं, बस परिभाषाओं का जो क्रम था ABCD का वह डिस्टर्ब हो गया है पूरी तरीके से, तो उसको आपको फिर से नए सिरे से रटना होगा, और नए छात्र हैं तो उनके लिए आसानी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? तो यह जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और इसके पहले जो दंड व्यवस्था थी, दंड प्रक्रिया संहिता, तो दंड व्यवस्था संबंधी या सिविल प्रक्रिया संहिता की बात करें तो यह दोनों ही आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसीलिए आप देखेंगे कुछ प्रावधानों के संदर्भ में यहाँ पर जो राज्य हैं, राज्य की विधायिका हैं, वह कुछ नए प्रावधान जोड़ देती हैं, लेकिन अगर इसके संदर्भ में परिवर्तन करना है CRPC के अंतर्गत या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अगर कुछ परिवर्तन किया गया या करना है आगे, तो उसके संदर्भ में जो कार्य है वो संसद के द्वारा किया जाएगा। हालांकि कुछ संशोधन को छोड़ करके बाकी नए प्रोविजन अगर जोड़ना है उसमें कुछ अपने राज्य के संदर्भ में स्पेशल, तो वहां पर राज्य भी उसमें कुछ बातें जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो दोनों केंद्र और राज्य के द्वारा जब कार्य किया जाता है तो वह समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कितने अध्याय और कुल कितनी धाराएं हैं? तो यहाँ पर आप देखें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात की जा रही है। इसके पहले आपने भारतीय नहीं बल्कि CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो देखा था, वहां पर कुल आपको 484 धाराएं थी और 37 अध्याय थे। लेकिन अब वर्तमान में जो नई संहिता है, यहाँ पर धाराओं की संख्या और अध्याय की संख्या ये दोनों ही बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर 2 अध्याय और बढ़ गए हैं, अर्थात कुल 39 अध्याय हो गए हैं और कुल जो है 531 धाराएं हो गई हैं। इसको आपको रटना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो इसलिए आप देखें तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें जो है धाराओं की संख्या और अध्याय की संख्या बढ़ा दी गई है। जबकि आप भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे, जो BNS है, उसके अंतर्गत आप देखेंगे 511 धाराएं थी, लेकिन अब उनको जो है कम कर दिया गया है। इसलिए वो कम हो गई हैं क्योंकि जो एक ही अपराध से संबंधित कई प्रावधान थे, उसके लिए अलग अलग धाराएं थी, उन सबको एक ही धारा के अंतर्गत वहां पर डाल दिया गया है। जैसे हमला के संबंध में था, तो हमला के बारे में जो उसका पनिशमेंट है या उसके संदर्भ में और जो बातें हैं, सदोष परिरोध के संदर्भ में अलग अलग प्रकार का सदोष परिरोध है, 3 या अधिक दिन के लिए, 10 या अधिक दिन के लिए, सदोष परिरोध से संबंध में फिर किस तरीके का अपराध हो रहा है, उनको सब उठा करके एक ही धारा के अंतर्गत रख दिया गया है और उसमें जो है खंड 1, 2, 3, 4 करके बना दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे वहां पर जो है BNS के अंतर्गत धाराओं की संख्या कम हो गई है, लेकिन यहाँ पर धाराओं की संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि बहुत सारी जो प्रोविजन थे वो ABCD करके थे, अब उनको एक इंडिपेंडेंट धारा बना दी गई है, अलग जो है धारा उनको बनाई दी गई है। इस वजह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आप देखेंगे कि CRPC से ज्यादा धाराएं मिलती हैं, जबकि धाराएं ज्यादा नहीं है बल्कि उतनी ही है जितने वहां पर थी। वहां पर ABCD करके जो अलग किया गया था उसको हम अलग धारा के रूप में नहीं गिनते थे, जबकि यहाँ पर हम उसको अलग धारा के रूप में शामिल किए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो अगर संशोधन की बात करें तो केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन आप कई बार देखते हैं कि कई सारे प्रावधान हैं
सीआरपीसी के अंतर्गत जब आप पढ़ते थे तो वहाँ पर कई सारे प्रावधान आप देखते थे कि ये उपबंध जो है स्पेशल स्टेट के संदर्भ में है। तो वहाँ के जो राज्य हैं वहाँ पे उनको यह अधिकार है कि कुछ विशेष प्रावधान वह जोड़ सकते हैं। तो क्योंकि यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है इसलिए उनके पास ये अधिकार है, लेकिन संशोधन की बात अगर आए तो संशोधन केवल संसद कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सबसे अद्भुत विशेषता किसे कहा जा सकता है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि यह जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण करती है। सबसे अद्भुत विशेषता की बात की जा रही है। हालांकि इसकी एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर शीघ्र विचारण का प्रोविजन किया जा रहा है। कई अवसरों पर आप देखेंगे कि जो विचारण की प्रक्रिया है जिसके बारे में भी समय नहीं निर्धारित किया गया था, उसमें जो है आपकी नई संहिता में समय बता दिया गया। आगे प्रश्नों हम उसको देखेंगे तो समय निर्धारित कर दिया गया है कि आपको इतने समय के भीतर जो है इसका निपटारा करना होगा, विचारण करना होगा, जांच पूरी करनी होगी, इन्वेस्टिगेशन पूरा करना होगा। ये सारी बातें जो है स्पष्ट करने की कोशिश की गई हैं। लेकिन इसका मूल जो विशेषता है वह है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है। अगला प्रश्न है, जमानती अपराध से क्या तात्पर्य है? तो जमानती अपराध से यहाँ पर हमको देखना है कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ। तो जमानती अपराध से तात्पर्य ऐसा अपराध है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है। यह बात बिल्कुल सही है। और ऐसा अपराध जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा जमानती बनाया गया है। यह दोनों ही बातें सही हैं। और जमानती अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो जमानती अपराध की जो परिभाषा आप देखेंगे, आप सीआरपीसी जब पढ़ा करते थे तो वहां पर 2A के अंतर्गत ही मिलता था, लेकिन अब इसका जो क्रम है वह बदल गया है। अब यह चला गया है धारा 2C के अंतर्गत। तो 2C के अंतर्गत जो है जमानती अपराध की परिभाषा दी गई है। और यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि पहले आप 2C के अंतर्गत संज्ञेय अपराध देखा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर 2C के अंतर्गत आपको जमानती अपराध की परिभाषा दिखती है और संज्ञेय अपराध की जो परिभाषा है वह 2G के अंतर्गत चली गई है। तो इस प्रकार से आप कंपेयर करके अगर पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कई बार आपको पढ़ना होगा, एक बार में यह सारी चीजें नहीं याद होती हैं। बार बार आप रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित करने के लिए बहुत सारे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत के प्रश्न है। तो यहाँ पर जो धाराओं से, परिभाषाओं से संबंधित है प्रश्न, ये कई कई बार पूछे जाते हैं और आपको सब चीजें याद करनी पड़ेंगी। कई बार इसको वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगी। तो पुलिस रिपोर्ट की बात की जा रही है, तो पुलिस रिपोर्ट कहाँ परिभाषित है? तो जब आप पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा की बात करेंगे तो धारा 2T के अंतर्गत दी गई है। और इसी के साथ साथ आप एक परिभाषा और याद कर लें, टी के तुरंत बाद यू आता है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन को परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पुलिस रिपोर्ट और पुलिस थाना दोनों जो है पुलिस से संबंधित हैं और आसपास रहते हैं, तो इनकी धाराएं भी आसपास हैं। पहला सुमेलित है। दूसरा इसमें आता है 2G। तो 2G के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है, यह भी सुमेलित है। इसके बाद आता है जमानती अपराध। तो जमानती अपराध की परिभाषा जो है 2B के अंतर्गत नहीं दी गई है बल्कि 2C के अंतर्गत दी गई है। 2B के अंतर्गत जो है आपको क्या, जमानत की परिभाषा दी गई है। 2B के अंतर्गत जमानत की परिभाषा और D के अंतर्गत आपने क्या देखा, जमानत पत्र। 2D के अंतर्गत जमानत पत्र को परिभाषित किया गया है। इसके साथ साथ आप 2L को भी देख लेंगे। तो 2L के अंतर्गत जो है यह इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर यह सारी बातें सही हैं, तीसरा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, आरोप की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो आरोप की परिभाषा की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आरोप की जो परिभाषा है अर्थात चार्ज है, चार्ज को 2F के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और परिभाषा वही पुरानी है जो कि सीआरपीसी के अंतर्गत थी। और सीआरपीसी में यह जो है धारा 2B के अंतर्गत अभी तक आपको देखने को मिलती थी। तो जो शब्द वहां पर है कि जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष अभिप्रेत है, वही बातें यहाँ पर भी दी गई हैं। और ये इसका अर्थ क्या हुआ, तो यह कभी आप मेंस के लिए हमसे जब जुड़ेंगे वो सारी चीजें पढ़ेंगे तो उसको हम बेहतर तरीके से उसको समझा पाएंगे। अगला प्रश्न है, बंध पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बंध पत्र की जो परिभाषा है सबसे पहले आप उसको देख लें। यह दी कहाँ गई है? तो धारा 2 की उपधारा ई के अंतर्गत बंध पत्र को या बॉन्ड को परिभाषित किया गया है। बॉन्ड की जो परिभाषा है इसमें जो आपको कुछ शब्द हैं विशेष रूप से उनको पकड़ लेना है, ताकि यहाँ से जो प्रश्न आपसे कभी पूछे जाए तो वो कंफ्यूजन में गलत ना हो।
सबसे पहली बात जो आपको पकड़ना है वह यह है कि यहाँ पर प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए जो व्यक्ति अपने आप को आबद्ध करता है, वही जो है बंध पत्र कहलाता है। तो प्रतिभूति के बिना यहाँ पर होता है, जबकि जमानत पत्र के अंतर्गत क्या होता है, जमानत पर होता जो है प्रतिभूति के साथ होता है। तो बंध पत्र और जमानत पत्र के अंतर्गत आपको प्रतिभूति को लेकर के अंतर दिखाई देता है। तो हम विकल्प देखेंगे, प्रतिभूति पर जमानत पर छोड़े जाने के लिए कोई बंध पत्र या वचन पत्र अभिप्रेत है। तो यह बात तो हो सकता है कि सही हो, क्योंकि बंध जो है प्रतिभूति पर नहीं, प्रतिभूति पर नहीं बल्कि प्रतिभूति के बिना होता है, तो पहला अपने आप गलत हो जाएगा। प्रतिभूति पर छोड़े जाने के लिए कोई बंध पत्र, तो यह भी गलत है। प्रतिभूति के बिना, यह शब्द आपको पकड़ के रखना है। प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिगत बंध पत्र या वचन पत्र जो है, यह जो है बंध पत्र के अंतर्गत या बॉन्ड के अंतर्गत आता है। वहीं आप जमानत पत्र की बात करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचन बंध अगर है तो वह जमानत पत्र कहलाती है। प्रश्न है, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी के पास क्या शक्तियां होती हैं या इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस जो है वह अपराधी को या आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो यह गलत है। उसको वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है और साथ ही मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना मामले का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। दूसरा कथन आपका सही है। और आरोपी को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रख सकता है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके जब भी उसको पुलिस हिरासत में रखना होगा तो उसके लिए रिमांड की आवश्यकता होती है। मजिस्ट्रेट से वह इसके लिए अनुमति लेता है, रिमांड लेता है। फिर आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, यह भी गलत है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के उसको तत्काल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है? तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा जैसा कि आपने देखा धारा 2G के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है? तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा जैसा कि आपने देखा धारा 2G के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, संज्ञेय अपराध की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2G में दी गई है, यह बात बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन इस परिभाषा के अनुसार सही नहीं है? अर्थात कौन सा ऐसा जो कथन है जो कि इस परिभाषा के अनुसार गलत है या असत्य है? तो इसके अंतर्गत आप पहला देखेंगे कि जिसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जो है 173 को देखेंगे, बीएनएसएस की धारा 173, तो यहाँ पर जो है एफआईआर के बारे में प्रावधान किया गया है। एफआईआर या संज्ञेय अपराध के मामलों में इत्तिला, तो यह जो है इसके बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, यह कथन सही है। और मजिस्ट्रेट ही जिसके बारे में संज्ञान कर सकता है, यह बात भी सही है, क्योंकि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद उस मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर उसके बाद जो पुलिस अपनी रिपोर्ट भेजता है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर जो मजिस्ट्रेट होता है वह उस मामले में संज्ञान लेता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन यह है कि ऐसा अपराध 2 वर्ष से कम की सजा वाला हो, तो 2 वर्ष से कम की सजा का वाला अपराध यह नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 वर्ष से कम की सजा का जो अपराध होता है वह समन मामला होता है, और समन मामले में जो पुलिस अधिकारी है वह वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता, वहां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं होती, उसका संज्ञान मजिस्ट्रेट नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तीसरा कथन है यही गलत होगा। और चौथा है कि जो अपराध 2 वर्ष से अधिक की सजा वाला हो, तो यह कथन सही है, क्योंकि यहाँ पर वह वारंट मामला होगा, संज्ञेय अपराध से संबंधित होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि ये एक व्यक्ति है, एक पुलिस अधिकारी है, वो वारंट के बिना जेड को जिसने हत्या किया है पकड़ लेता है। अब उसका जो कार्य है वह संज्ञेय अपराध, हत्या का अपराध एक संज्ञेय अपराध है, इसलिए वारंट के बिना उसने गिरफ्तार किया, तो यहाँ पर उसने कोई अपराध नहीं किया है। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी है, वो वारंट के बिना जेड को जिसने हत्या किया है पकड़ लेता है। अब उसका जो कार्य है वह संज्ञेय अपराध, हत्या का अपराध एक संज्ञेय अपराध है, इसलिए वारंट के बिना उसने गिरफ्तार किया, तो यहाँ पर उसने कोई अपराध नहीं किया है। अगला प्रश्न है, एक संज्ञेय अपराध किसके द्वारा विचारणीय है? तो संज्ञेय अपराध की विचारण की बात अगर करेंगे या उसका संज्ञान कौन ले सकता है, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय, इन सभी के द्वारा जैसा अपराध की प्रकृति है उसके अनुसार उसका जो है संज्ञान लिया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2H में परिभाषित परिवाद किस प्रकार के अपराध से संबंधित है?
तो पहले जो है सीआरपीसी के अंतर्गत परिवाद की जो परिभाषा है वो धारा 2D के अंतर्गत दी गई थी। लेकिन यहाँ पर 2H के अंतर्गत जो है परिवाद को परिभाषित किया गया है नई संहिता के अंतर्गत। अब परिवाद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्री में भी, मेंस में भी, और खास करके इसकी जो परिभाषा आप पढ़ लेंगे, इसी से ही आपको काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 2H में जो परिवाद की परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार जो अपराध होना चाहिए, वह कैसे संबंधित होगा, किस प्रकार का होना चाहिए? तो केवल संज्ञेय हो सकता है, असंज्ञेय हो सकता है, अर्थात यह दोनों ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी अपराध पर कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से यहाँ पर कथन किया जाता है। तो अपराध जो है वह कोई भी हो सकता है, वह संज्ञेय और असंज्ञेय के बीच में यहाँ पर अंतर नहीं किया गया है। अब यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से इसको मौखिक रूप में या लिखित रूप में उससे अवगतन किया जाता है। तो कोई मामला है और उस मामले के संदर्भ में मजिस्ट्रेट्स के समक्ष यह अभिकथन किया जाता है, और ऐसा कथन चाहे वो मौखिक रूप में हो चाहे लिखित रूप में, और कथन करके यह कहा जाता है कि साहब इस पर जो है आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई की मांग की जाती है। लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है, तो पुलिस रिपोर्ट परिवाद नहीं होगी। लेकिन इसका एक अपवाद भी है जो कि इसी के स्पष्टीकरण में दिया गया है। तो आगे हम उसको प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। तो परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो गलत कार्य होने का एक अभिकथन किया जाता है। केवल अभिकथन अगर की बात करें तो यह सही नहीं हो सकता, हालांकि अभिकथन किया जाता है। अधिकार के हनन का अभिकथन किया जाता है। तो गलत कार्य की बात यहाँ पर नहीं है, बल्कि एक अपराध का जो है अभिकथन होता है। शारीरिक चोट तो यह गलत है। तो किसी अपराध के होने का अभिकथन किया जाता है और उस अपराध के संबंध में कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की जाती है, मांग की जाती है। तो सबसे उपयुक्त जो कथन है चौथा वाला सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषाएं शामिल नहीं की गई हैं? तो यहाँ पर परिभाषा कौन सी शामिल है या नहीं है? तो भारतीय अ, भारत की परिभाषा इसमें शामिल नहीं है, महानगर क्षेत्र की परिभाषा नहीं है, विहित की परिभाषा नहीं है। तो ये प्रश्न एक तरीके से गलत प्रिंट हुआ है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा शामिल है? तो यह तीनों जो है यह शामिल नहीं है, जबकि स्थान की परिभाषा जो है यहाँ पर शामिल किया गया है, उसको रखा गया है। बाकी जो 3 परिभाषाएँ हैं, इनको डिलीट कर दिया गया है। अब स्थान या प्लेस की जो परिभाषा है यह 2S के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है। और स्थान से तात्पर्य क्या है? कोई गृह है, भवन है, तंबू, यान, जलयान, ये सब जो है स्थान के अंतर्गत आते हैं इस परिभाषा के अनुसार। अगला प्रश्न है, किसी ऐसे मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है। तो पुलिस के द्वारा जब रिपोर्ट दी जाती है, मान लीजिए एक कोई अपराध हुआ, उस अपराध के संदर्भ में अब वो पता नहीं है संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय, मान लेते हैं संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध का कोई इन्वेस्टिगेशन किया गया, परिवाद पर संस्थित है, लेकिन वह उस अपराध का परिवाद किया गया, और परिवाद के संदर्भ में फिर पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को यह पता चलता है कि यहाँ पर संज्ञेय नहीं बल्कि असंज्ञेय अपराध किया गया है, और उसके संदर्भ में जो पुलिस है वो अपनी रिपोर्ट दे देती है। तो यहाँ पर जो धारा 2H है, 2H जो कंप्लेंट की जो परिभाषा दी गई है, उसी के स्पष्टीकरण में बताया गया है कि इस प्रकार की जो पुलिस रिपोर्ट है, जो जिसमें वह पुलिस कह रहा है कि संज्ञेय अपराध नहीं हुआ बल्कि असंज्ञेय अपराध हुआ है, तो ऐसी पुलिस रिपोर्ट जो है वह परिवाद समझी जाएगी, और जो पुलिस अधिकारी जिसने ऐसी रिपोर्ट लगाई है उसको परिवादी समझा जाएगा। तो वही बातें यहाँ पर संज्ञेय अपराध नहीं हुआ बल्कि असंज्ञेय अपराध हुआ है, तो ऐसी पुलिस रिपोर्ट जो है वह परिवाद समझी जाएगी, और जो पुलिस अधिकारी जिसने ऐसी रिपोर्ट लगाई है उसको परिवादी समझा जाएगा। तो वही बातें यहाँ पर धारा 2H के स्पष्टीकरण के अंतर्गत दी गई हैं। अगला प्रश्न है, समझी जाएगी, और जो पुलिस अधिकारी जिसने ऐसी रिपोर्ट लगाई है उसको परिवादी समझा जाएगा। तो वही बातें यहाँ पर धारा 2H के स्पष्टीकरण के अंतर्गत दी गई हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत हाई कोर्ट को परिभाषित किया गया है? तो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की जो परिभाषा है, यहाँ पर आप देखेंगे धारा 2 जे के अंतर्गत जो है यहाँ पर परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बीएनएसएस धारा के अंतर्गत हाई कोर्ट को परिभाषित किया गया है। तो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की जो परिभाषा है, यहाँ पर आप देखेंगे धारा 2 जे के अंतर्गत जो है यहाँ पर परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बीएनएसएस के अंतर्गत जांच जो है यह किसके द्वारा की जाती है? तो जांच की परिभाषा सबसे पहले या इंक्वायरी के बारे में जो परिभाषा दी गई है धारा 2 के अंतर्गत दी गई है। और पहले जो है यही बात सीआरपीसी में कहाँ थी? सीआरपीसी में यही बात 2 जी के अंतर्गत थी। तो अब जो 2 के अंतर्गत जांच की परिभाषा दी गई है, हमसे पूछा जा रहा है कि यह जो है किसके द्वारा की जा सकती है? तो केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो केवल शब्द जहाँ लग जाए अमूमन वह शब्द जो है वह विकल्प गलत होता है। पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है, यह भी गलत है क्योंकि जांच नहीं होती है बल्कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जाता है। सत्र न्यायालय के द्वारा तो यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा तो यह जो है एक न्यायिक कार्यवाही है, इसलिए क्योंकि यह न्यायालय के द्वारा किया जाता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा जो है जांच की जाती है, इसीलिए यह न्यायिक कार्यवाही समझी जाती है। अगला प्रश्न है, गलत उत्तर बताइए। तो गलत उत्तर किसके संदर्भ में? तो यहाँ पर बीएनएसएस के अधीन यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा जो उत्तर है वह गलत है। जांच न्यायालय के द्वारा की जाती है, यह कथन बिल्कुल सही है। और जांच की या इंक्वायरी की जो परिभाषा है 2 के अंतर्गत दी गई है। दूसरा है, जांच जो है आरोप विरचित किए जाने के बाद किया जाता है, तो यह गलत है। जांच जो है आरोप विरचित किए जाने से पहले किया जाता है। न्यायालय वहां पर यह चेक करता है कि क्या जो अभियुक्त व्यक्ति है वह सही में अपराध किया है या नहीं किया है। इसके संदर्भ में वह आरोप विरचित करने से पहले जो है वह जांच किया जाता है और ऐसी जांच जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तो हमसे गलत उत्तर पूछा है तो जो दूसरा उत्तर है यही गलत होगा। वह गलत उत्तर पूछा है तो जो दूसरा उत्तर है यही गलत होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक न्यायिक प्रक्रिया है? तो न्यायिक प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है? तो जो न्यायालय के द्वारा जो कार्यवाही की जाती है विचारण के अनुक्रम में, वह सारी जो प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया कहलाएगी। उसके अलावा जो प्रक्रिया होगी वह क्या होंगी? गैर न्यायिक होंगी। तो आप इसमें देख लें, इन्वेस्टिगेशन जो है यह किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस के द्वारा किया जाता है। तो अन्वेषण पुलिस के द्वारा किया जाता है और इसका पर्पज क्या होता है? तो साक्ष्य या एविडेंस कलेक्ट करना। तो इसको आप देखेंगे तो जो अन्वेषण है इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है? तो धारा 2 L के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि अन्वेषण ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो पुलिस अधिकारी के द्वारा जो है साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाती हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि यह न्यायिक कार्यवाही नहीं है और जहाँ-जहाँ अन्वेषण है वहाँ-वहाँ जो है वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जाँच और विचारण बचता है, यह न्यायालय के द्वारा किया जाता है, इसलिए यह न्यायिक कार्यवाही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2L में परिभाषित क्या है? तो 2L के अंतर्गत आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को या अन्वेषण को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार से आप चार्ज को या आरोप को देखेंगे तो इसकी परिभाषा जो है F के अंतर्गत दी गई है। जांच के बारे में देखेंगे, इंक्वायरी 2K के अंतर्गत परिभाषित है। इसी प्रकार से आप देखें अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है? अपराध से तात्पर्य यहाँ पर क्राइम नहीं है बल्कि ऑफेंस है। 2Q के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। यह सब बातें जो है आपको बार-बार इसलिए निगाह के सामने से गुजरेंगी, सारी चीज़ें याद होती जाएँगी। परिभाषाएँ जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, कई बार इससे कन्फ्यूजन भी खूब होता है। तो अन्वेषण की जो परिभाषा दी गई है, यहाँ पर यह बताया गया कि वे सब कार्रवाइयाँ जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी के द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किया गया है और साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए, वह सभी जो कार्रवाइयाँ हैं, अन्वेषण कहलाएँगी। तो यहाँ तक जो बातें आपने पढ़ा, इसमें आप देखेंगे कुछ ही बातों को यहाँ पर वही जो 5 परिभाषाएँ नई जोड़ी गई हैं, बस वही आपको एक नया परिवर्तन मिला है। बाकी की जो आप धाराएँ पढ़ रहे हैं, परिभाषाएँ पढ़ रहे हैं, उसमें सारी बातें शब्दशः वही हैं, बस खाली धाराओं का क्रम हेर-फेर कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन या जो है सुमेलित नहीं है? तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय क्या करता है? जांच करता है। साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से क्या किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण किया जाता है। आपराधिक मामले का दूसरा चरण क्या है? जांच है।
यह एक न्यायिक कार्यवाही है, तो अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है। तो आपराधिक मामले का दूसरा चरण जांच है। पहला चरण ये होता है कि वो उस मामले का संज्ञान लेता है, उसके बाद फिर वहां पर देखता है कि उसमें कुछ और कार्यवाहियां इस प्रकार से हैं कि हमको इस पर विचारणा शुरू करने के लिए कुछ मामलों का सही सत्यता की पता लगाना आवश्यक है, तो उसी पर्पज से न्यायालय क्या करता है, जांच करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो यहाँ पर कौन सा असत्य या गलत है? तो पहला है, अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है, सही है। इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है, यह भी सही है। अन्वेषण एक न्यायिक कार्रवाई है, यही कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पुलिस के द्वारा असत्य या गलत है? तो पहला है, अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है, सही है। इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है, यह भी सही है। अन्वेषण एक न्यायिक कार्रवाई है, यही कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पुलिस के द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? तो इन्वेस्टिगेशन की जो परिभाषा दी गई है उसी के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि अन्वेषण का उद्देश्य जो है वह जो है अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है यही सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा इसमें से केस है जो त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है? अब यहाँ पर आपको यह लग सकता है कि यह सारे तो प्रश्न पुराने हैं, हालांकि इसको कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन आपको विशेष रूप से एक बात बता दें, जो बातें कॉन्सेप्चुअल हैं, जो बातें जो है, अब इसका जो इस केस का संबंध है जहीरा हबीबुल्ला के केस का और इसी प्रकार से डीके बसु का, ये सब क्या है, गिरफ्तारी संबंधित है। जहीरा हबीबुल्ला का जो केस है त्रुटिपूर्ण अन्वेषण संबंधित है। अब त्रुटिपूर्ण अन्वेषण चाहे 2 में रखा जाए, चाहे 25 में रखा जाए, चाहे जहां रखा जाए, अब वो उस विषय से संबंधित है तो यह वहां पर लागू ही होगा, उससे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इस निर्णय का प्रभाव नहीं समाप्त हो जाएगा। जब जब आपसे त्रुटिपूर्ण अन्वेषण किया जाएगा आपके संदर्भ में, तब तब यहाँ पर इस जो निर्णय के आदेश हैं या इस केस के जो गाइडलाइन है वह जारी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, बीएनएसएस की कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही को परिभाषित करती है? तो न्यायिक कार्यवाही या जुडिशियल प्रोसीडिंग की जो परिभाषा है यह धारा 2M के अंतर्गत दी गई है और यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसी कोई कार्यवाही जो जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है, वह कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही समझी जाती है। महत्वपूर्ण परिभाषा है और ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आपको मेंस में बहुत काम की होती हैं, वहां पर इसका याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, बीएनएसएस के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध किस धारा में परिभाषित है? तो असंज्ञेय अपराध की बात की जा रही है। इसके पहले आपने संज्ञेय अपराध की परिभाषा को देखा, तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा जो है आपने कहाँ देखा, तो इसको जो है 2G के अंतर्गत दिया गया था और इसके बाद आप असंज्ञेय अपराध की बात करते हैं, तो असंज्ञेय अपराध की बात जो है 2O के अंतर्गत दी गई है, जबकि संज्ञेय के जो है G के अंतर्गत। तो इस प्रकार से भी आप एक दूसरे को कोरिलेट कर सकते हैं कि संज्ञेय अपराध 2G और असंज्ञेय अपराध 2O, 2O के अंतर्गत दिया गया है। अब संज्ञेय अपराध में आपने जो देखा उसके बाद असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है यहाँ पर यह बताया गया है कि असंज्ञेय अपराध से या मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। तो जिस मामले में पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती वह मामला असंज्ञेय अपराध होता है या असंज्ञेय मामला होता है। इसी के साथ साथ आप अन्य बातों को देख लें 2L के अंतर्गत, तो 2L के अंतर्गत आप अन्वेषण को पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा दी गई है। N के अंतर्गत आप देखेंगे स्थानीय अधिकारिता, स्थानीय अधिकारिता की परिभाषा दी गई है। फिर इसी के साथ साथ R में देखेंगे तो R के अंतर्गत दिया गया है SHO या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, तो यह जो है 2R के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये जो सारी परिभाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, असंज्ञेय अपराध का अर्थ है ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो असंज्ञेय अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है, बल्कि यह दूसरा जो विकल्प है यह सही होगा कि पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, बीएनएसएस की किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? तो अपराध की जो परिभाषा है यह कहाँ दी गई है, तो इसके संदर्भ में आप देखेंगे यह दिया गया है धारा 2Q के अंतर्गत। तीसरा विकल्प सही है। 2Q जो है या 2थ के अंतर्गत अपराध की जो परिभाषा दी गई है यह परिभाषा वही है जो कि सीआरपीसी के अंतर्गत 2N के अंतर्गत दी गई थी। इसमें कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है।
यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है। ऐसा कार्य या लोप जो तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के द्वारा दंडनीय बनाया गया है, या ऐसा कोई कार्य है जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के तहत परिवाद किया जा सकता है। तो दो बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी, और जब इस प्रकार का कोई कार्य है तो वह क्या होगा, अपराध समझा जाएगा। अगला प्रश्न है, बीएनएसएस की धारा 2V के अंतर्गत लोक अभियोजक से क्या अभिप्रेत है। तो लोक अभियोजक की जो परिभाषा है, इसको आप देखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, तो यह 2V के अंतर्गत दी गई है। और यहाँ पर जो यह परिभाषा दी गई है लोक अभियोजक की, और यही परिभाषा आपकी 2U के अंतर्गत दी गई थी पहले सीआरपीसी में। तो यहाँ पर 2V के अंतर्गत जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परिभाषा दी गई थी, इसके अनुसार पब्लिक प्रोसिक्यूटर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि धारा 18 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी नियुक्ति धारा 18 के तहत की गई है, या इसी के अंतर्गत ऐसे लोक अभियोजक के निर्देशों के कार्य अधीन जो है कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, वह भी जो है लोक अभियोजक समझा जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों ही कथन सही है। परिभाषा आप देख ही रहे हैं, 2V के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रकृति कैसी होती है। तो असंज्ञेय अपराध आपने क्या देखा उसकी परिभाषा के अंतर्गत, कि ऐसा जो अपराध है वह इस मामले में वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो साधारण सी बात है, अगर वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं हो सकती है तो वह सामान्य प्रकृति का अपराध है। सामान्य प्रकृति का अगर अपराध है तो सामान्य प्रकृति के जो भी अपराध होते हैं उसमें क्या होता है, जमानत आसानी से मिल जाते हैं, अर्थात वह जमानती होता है। तो गंभीर शब्द को आप यहाँ पर काट दें तो यह तीनों विकल्प अपने आप गलत हो जाएंगे, एक बचेगा, जमानती और सामान्य होती है। अगला प्रश्न है, समन मामले का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आपको समन मामला और वारंट मामला इन दोनों को ही एक साथ देखना होगा। तो समन मामले की जो परिभाषा है यह दी गई है धारा 2X के अंतर्गत, और वारंट मामले की जो परिभाषा है दी गई धारा 2Z के अंतर्गत। तो दोनों को आपको ध्यान रखना होगा एक साथ। और बचता है बीच में Y, तो Y के अंतर्गत जो है वह पीड़ित की परिभाषा दी गई है। तो पीड़ित को धारा 2Y के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो समन मामले से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है वही समन मामला है। दूसरे रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि वारंट मामले में यह बताया गया है कि जो 2 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय है वह वारंट मामला नहीं है। तो जो वारंट मामला नहीं है तो वह समन मामला है। इस रूप में पूछा जाए, अगर किसी मामले में 2 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है तो वह कैसा मामला होगा, समन मामला या वारंट मामला। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर वह वारंट मामला नहीं है तो वह समन मामला ही होगा। तो ये जो परिभाषा है इसका अगर आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, समन मामले से तात्पर्य ऐसा मामला है जो संबंधित है 2 वर्ष से अधिक। 2 वर्ष से अधिक का जो है वह क्या है, वारंट मामला है। तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा है 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय, तो यह जो है क्या होगा, समन मामला होगा। 2 वर्ष या उससे कम के दंड से दंडनीय अगर कोई मामला है तो वह वारंट मामला नहीं है, और जो वारंट मामले नहीं है वो सभी क्या है, समन मामले हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बीएनएसएस की धारा 2Z के अंतर्गत जो है वह क्या परिभाषित है। तो यहाँ पर पीड़ित को परिभाषित किया गया है। पीड़ित नहीं बल्कि वारंट केस या वारंट मामले को परिभाषित किया गया है। पीड़ित को 2Y के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो जो वारंट मामला की परिभाषा यहाँ पर दी गई है 2Z के अंतर्गत, वह एक ऐसा मामला है जिसमें अपराधी मृत्युदंड, आजीवन कारावास या ऐसी सजा से दंडनीय है। तो ऐसी सजा से जो कि 2 वर्ष तक के कारावास से अधिक है। अगर वह 2 वर्ष से कारावास से अधिक है तभी वह वारंट मामला समझी जाएगी, अन्यथा उसको वारंट मामला नहीं समझा जाएगा। और जो वारंट मामला नहीं है वह जो है समन मामला है 2X के अनुसार। अगला प्रश्न है, आहत या विक्टिम को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो आहत या विक्टिम या पीड़ित व्यक्ति की जो परिभाषा है यह दी गई है धारा 2Y के अंतर्गत, और हिंदी में अगर बात करें तो यह दी गई है धारा 2 के अंतर्गत, और पहले जो है यही 2WA के अंतर्गत थी सीआरपीसी में। तो यह इसलिए 2WA के अंतर्गत थी क्योंकि यह परिभाषा प्रारंभ से नहीं है, बल्कि यहाँ पर 2008 में जो है इसको दंड विधान के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किया गया है। 2008 के संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था पीड़ित की परिभाषा को। इसके पहले जो है पीड़ित की परिभाषा नहीं दी गई थी। अब यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है इसके संदर्भ में हम आगे प्रश्न देखेंगे।
तो यहाँ पर यह बताया गया है कि पीड़ित का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे अभियुक्त के कार्य या लोभ के कारण हानि हुई है या क्षति हुई है, और इसमें पीड़ित का संरक्षक या विधिक वारिस भी आता है। तो यह परिभाषा भी लगभग शब्दशः वही है, शब्दों का थोड़ा हेर-फेर कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत अगर आप मूल रूप से जो परिभाषा देखेंगे तो वही है, कुछ बदला नहीं है। तो ये हो गई सारी परिभाषाएँ आपकी। अब इसी के अंतर्गत आप देखें धारा 2 का उपखंड 2, इसमें जो है एक बात बताई गई है कि ऐसे शब्द और पद जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रयोग किए गए हैं, प्रयुक्त हैं, लेकिन उनको परिभाषित नहीं किया गया है। तो ऐसी लेकिन इनको यहाँ पर परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन उनको भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट 2000 में परिभाषित किया गया है। तो उसका अर्थ हम किसके अनुसार लेंगे? भारतीय न्याय संहिता के अनुसार या आईटी एक्ट के अनुसार? तो उसका अर्थ वही होगा जो कि भारतीय न्याय संहिता में है, यह सही हो सकता है। उसका कोई अर्थ नहीं है, यह तो पूरी तरीके से गलत है। उनके वही अर्थ हैं जो कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में है, तो यह भी सही हो सकता है। लेकिन ज़्यादा सही ये होगा कि उनके वही अर्थ होंगे जो कि इन दोनों अधिनियमों में उनको स्पष्ट किया गया है। एस्ट्रोटॉक के सीईओ पुनीत गुप्ता ने घोषणा की थी कि अगर वो 200 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटा लेते हैं तो ऐप पर ज्योतिषी के साथ चैट को फ्री होंगे जो कि इन दोनों अधिनियमों में उनको स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह धारा 2 खंड 2 के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो परिभाषा खंड है, अब वह पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अब हम आगे जो है धारा 3 पर आते हैं। यहाँ से आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में यह बताया गया है कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण यह जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उपबंधों के अनुरूप ही किया जाएगा। तो यह बात जो है यह धारा 4 के अंतर्गत स्पष्ट की गई है। धारा 4 में यह बताया गया है कि जो बातें बीएनएस के तहत जो कार्य किए जाते हैं, जो अपराध किए जाते हैं, उन अपराधों का जो जांच है, अन्वेषण है, विचारण है, वह बीएनएसएस के तहत किया जाएगा। एक तरीके से आप देखेंगे तो यह प्रक्रियात्मक विधि है। प्रक्रिया और किसकी प्रक्रिया बताता है? भारतीय न्याय संहिता की। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत क्या है? वहां पर अपराध परिभाषित किए गए हैं, उनके दंड का प्रावधान है। अब वहां पर केवल यह बता दिया गया है, लेकिन उसको दंड कैसे दिया जाएगा, उसके संदर्भ पूरी प्रक्रिया आपकी जो है यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बताती है। उसके अपराधों को कैसे साबित किया जाएगा, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो अधिनियम हैं, यह तीनों संहिताएं हैं, ये एक दूसरे के लिए अभिन्न अंग के रूप में यह काम करती हैं। तो यहाँ पर धारा 4 जो है यह क्या प्रावधान करता है इसको भी देख लेंगे। यह कहता है कि अंतर्गत क्या है, वहां पर अपराध परिभाषित किए गए हैं, उनके दंड का प्रावधान है। अब वहां पर केवल यह बता दिया गया है, लेकिन उसको दंड कैसे दिया जाएगा, उसके संदर्भ पूरी प्रक्रिया आपकी जो है यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बताती है। उसके अपराधों को कैसे साबित किया जाएगा, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो अधिनियम हैं, यह तीनों संहिताएं हैं, ये एक दूसरे के लिए अभिन्न अंग के रूप में यह काम करती हैं। तो यहाँ पर धारा 4 जो है यह क्या प्रावधान करता है इसको भी देख लेंगे। यह कहता है कि भारतीय न्याय संहिता के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, विचारण और जांच और अन्य कार्यवाही इसी संहिता के अनुसार की जाएगी, अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात जो नई वाली सीआरपीसी आप दूसरे शब्दों में कहें इसके अनुसार की जाएगी। दूसरा इसमें खंड यह कहता है कि किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति का स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन रहते हुए की जाएगी। तो सामान्य सी बात यह है कि अगर कोई अपराध भारतीय न्याय संहिता के अधीन किया गया है तो उसका सभी जो है जांच, विचारण, अन्वेषण इसी संहिता के अनुसार किया जाएगा। लेकिन अन्य जो विधि के तहत अपराध कोई किया जाता है उसका भी विचारण, जांच इसी के तहत किया जाएगा। लेकिन उसमें जो कुछ गाइडलाइन अगर दिया गया है तो उस गाइडलाइन को जो फॉलो करते हुए ही किया जाएगा। तो यह बात जो है धारा 4 बताती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है इस संहिता की कोई बात, यहाँ पर आगे कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्यावृत्ति के संदर्भ में जो धारा 5 के अंतर्गत यही प्रावधान धारा 5 में बीएनएस में भी है और सीआरपीसी में भी, बीएनएस नहीं बल्कि बीएनएसएस में और सीआरपीसी में दोनों ही जगहों पर धारा 5 के अंतर्गत यही प्रावधान है सेविंग क्लास का, व्यावृत्ति का। इसका तात्पर्य क्या है? तो इस संहिता की कोई बात कहां पर लागू होगी या कहां लागू नहीं होगी? तो तत्समय प्रवृत्ति किसी विशेष या स्थानीय विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो यह जो है कथन सही है और हमसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है।
तो आपने इसका धारा 1 जब पढ़ रहे थे, वहीं पर देख लिया कि किसी विशेष विधि या किसी स्थानीय विधि पर इसका प्रभाव नहीं होगा। मान लीजिए कोई जनजातियों से संबंधित उनकी स्पेशल लॉ है, स्पेशल विधि है, वहाँ पर जो है नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार से आगे है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति के ऊपर भी इस संहिता का कोई प्रभाव नहीं होगा। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर यह दोनों तीनों कथन सही हैं। चौथा कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि यह कह रहा है कि इस संहिता की कोई बात किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के ऊपर अभिभावी होंगे। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं? अब यह बात जो है आपको धारा 6 के अंतर्गत मिलती है और यही बात सीआरपीसी में भी धारा 6 में थी और वहां पर भी जो न्यायालय थे वो 4 प्रकार के थे। यहाँ पर भी न्यायालयों के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार में कौन कौन हैं? तो सेशन कोर्ट है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालक मजिस्ट्रेट है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय या आपराधिक न्यायालय आते हैं। तो धारा 6 के अंतर्गत ये है। और इसी के अंतर्गत एक बात और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो सीआरपीसी में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्र के लिए महानगर मजिस्ट्रेट की बात की गई थी, तो अब क्या हुआ है, नई संहिता के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट का पद समाप्त कर दिया गया है और महानगर क्षेत्र की जो परिभाषा दी गई थी उस परिभाषा को समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, महानगर क्षेत्र और महानगर मजिस्ट्रेट इन दोनों का ही पद यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सहायक सत्र न्यायाधीश का एक पद होता था, सीआरपीसी के अंतर्गत उसका जिक्र होता था। अब सहायक सत्र न्यायाधीश का जो पद है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो अगर आप मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश की बात करें तो 2 न्यायाधीशों के पद समाप्त किए गए हैं, एक महानगर मजिस्ट्रेट और दूसरा सहायक सत्र न्यायाधीश। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 प्रकार के न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में दंड न्यायालय में कौन शामिल नहीं है? तो आप देख लेंगे इसके अनुसार कौन कौन से शामिल नहीं है। तो 4 जो शामिल हैं उसी के अनुसार देखेंगे। तो सेशन न्यायालय है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, कार्यपालक, यह तीनों तो शामिल हैं। लेकिन महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय जो है पहले सीआरपीसी के अंतर्गत था, लेकिन अब नई संहिता के अंतर्गत इसका जो पद है वह समाप्त कर दिया गया है और दंड न्यायालय के अंतर्गत यह नहीं आता। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं? तो धारा 6 को जब आप देखेंगे तो इसी के अंतर्गत आपको जो पहली पंक्ति है वह यह कहता है कि उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के